हेलो एवरीवन, दिस इज स्वर्णिम पांडे एंड वेलकम टू आवर चैनल एड्यूट्रैक, जहां पर हम कवर करते हैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड करिकुलम ताकि आप लोग एस कर सके अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 है। दिस इज आल्सो केमिस्ट्री चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को कवर कर लिया है एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी कवर किए हैं उस वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर वो वीडियो प्लीज देखिए एंड आई अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनकी क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, सॉल्ट्स कौन कौन से वाइडली यूज्ड होते हैं, उनकी क्या यूजेस होते हैं, कैसे उन्हें प्रिपेयर किया जाता है एंड सो मच मोर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन जाता है आपके जो 4 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के उनमें से, बिकॉज इसके अंदर जो एक्टिविटीज हैं उसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं उससे काफी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट आर एसिड्स, बेसिस एंड इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। सो एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट टेस्ट और खट्टे टेस्ट करते हैं, टर्न ब्लू लिटमस रेड। एक तरह का लिक्विड होता है ब्लू लिटमस दैट इज ओरिजिनली ब्लू इन कलर, बट अगर ये किसी भी एसिड के साथ कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर रेड हो जाता है। एंड रिलीज हाइड्रोजन आयंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइड्रोजन आयंस का क्या मतलब है? हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, वो H+ बन चुका है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, ना कि हाइड्रोजन गैस। दोनों में डिफरेंस होता है। सो हाइड्रोजन आयंस आर H+, यानी हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है इन वाटर। ऐसे ही नहीं आपने एसिड रख दिया एंड एसिड H+ रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता। एसिड सिर्फ पानी के साथ कांटेक्ट में आने पर, पानी के साथ एक सॉल्यूशन बनाने पर ही हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं। हाइड्रोनियम आयंस भी रिलीज करते हैं, दैट इज H3O पॉजिटिव। एक्चुअली होता क्या है कि जो H+ रिलीज होता है वो पानी के साथ कंबाइन कर लेता है एंड कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोनियम आयन में, दैट इज H3O पॉजिटिव। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं इस H3O पॉजिटिव को यहाँ से डिलीट कर देता हूं। अब बात करते हैं कि बेसिस क्या होते हैं। सो बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर, कड़वा टेस्ट करते हैं, कड़वे करेले की तरह। फील सोपी, आपके घरों में जो साबुन होता है वो भी एक प्रकार का बेस ही होता है। आगे आने वाले सेक्शन में हम लोग इसकी बात करेंगे कि सोप में किस तरह का बेस यूज होता है। टर्न रेड लिटमस ब्लू, जैसे ऊपर ब्लू लिटमस था और एसिड उसे रेड टर्न कर रहे थे, वैसे ही एक रेड कलर का लिक्विड होता है रेड लिटमस, उससे जो बेसिस होते हैं वो ब्लू बना देते हैं। एंड रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन। सो हाइड्रोक्साइड आयन आप सभी को पता है OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर एसिड्स के जो एग्जांपल्स हैं वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो सेक्शन है एसिड्स का यहाँ तक, दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूं दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड दीज आर वीक एसिड्स। कहने का मतलब यह है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो अपने सॉल्यूशन में जाने पर पूरी तरह से डिसोसिएट कर जाते हैं, लेकिन जो वीक एसिड्स होते हैं उनमें डिसोसिएशन कम होता है। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अ वीक एसिड आपको एक हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा। कुछ डिसोसिएट करते हैं, कुछ डिसोसिएट नहीं करते हैं, तो हम लोग कहते हैं इनमें पार्शियल डिसोसिएशन होता है। आइए मैं आप सभी को बता देता हूं कि सबसे पहले इनके नाम क्या हैं। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, नाइट्रिक एसिड इज HNO3। आई एम प्रीटी श्योर ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एंड देन परक्लोरिक एसिड इज HClO4। यहां पर मैंने जानबूझकर कुछ नए एसिड भी इंक्लूड करने का ट्राई करा है जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। हाइड्रोब्रोमिक एसिड इज HBr, एसिटिक एसिड इज CH3COOH एंड कार्बोनिक एसिड इज H2CO3। चलिए अब बात करते हैं बेसिस की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज BaOH होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज NH4OH। यहां पर बात करें तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। एंड जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज अ वीक बेस, दिस इज अ वीक बेस। चलिए अब आगे बात करते हैं इंडिकेटर्स की। सो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर और स्मेल टू शो वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। बेसिकली ये आपको बताते हैं कि आपने जिस मटेरियल, जिस मीडियम के अंदर इंडिकेटर को डाला है उसका नेचर कैसा है, वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। तो इंडिकेटर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो किन किन टाइप्स के होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स, नाम से समझ में आता है कि जो हमें नेचर में मिल रहा है दोज आर नेचुरल इंडिकेटर्स।
देन देयर आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो हमने खुद से बनाए हैं, जो हमने प्रोसेस करके डेवलप करे हैं फैक्ट्रीज के अंदर, दोज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स. एंड देन देयर आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. सो ऑल्फैक्टरी मींस स्मेल की सेंस पर जो चीज बेस्ड हो, दैट इज ऑल्फैक्टरी. इसे ऑल्फैक्टरी सेंस कहा जाता है, हमारी स्मेल की सेंस को. सो जो इंडिकेटर्स इस पर बेस्ड हो, दोज आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. आइए अब एग्जांपल देखते हैं. तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स मिलते हैं, दोज आर लिटमस. लिटमस मैंने ऊपर भी मेंशन किया है, एसिड्स एंड बेसिस दोनों की डेफिनेशन के ही अंदर, ताकि आप लोग इससे फेमिलियर हो सकें. देन देयर इज टर्मरिक. हल्दी आपने देखा होगा आपके घरों में यूज होती है, दैट इज आल्सो नेचुरल इंडिकेटर. रेड कैबेज जूस, हम लोगों ने सबने कैबेज तो खाई है, बट एक रेड कैबेज भी आती है जो कि नॉर्मल कैबेज से अलग दिखती है, रेडिश पिंक कलर की होती है. उसका जो जूस होता है, दैट इज आल्सो नेचुरल इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर जो होते हैं, दोज आर मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड एंड फेनोल्फथलीन. इनका बिहेवियर कैसा होता है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर, ये हम लोग आगे देखेंगे. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर क्लोव ऑयल, अनियन एंड वनीला एसेंस. चलिए अब आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स, की इंडिकेटर्स क्या क्या चेंज शो करते हैं अलग अलग मीडियम के अंदर. तो सबसे पहले बात करते हैं लिटमस की. सो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर. इन एसिडिक मीडियम लिटमस हो जाता है ब्लू से रेड, एंड इन बेसिक मीडियम रेड से ब्लू. तो बेसिकली जो एसिडिक मीडियम होता है वो ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देता है, एंड जो बेसिक मीडियम होता है वो रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देता है. टर्मरिक, हमारे घरों में जो हल्दी होती है वो एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं दिखाती, जैसी होती है येलो कलर की ही रहती है, बट इन बेसिक मीडियम वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है. ये चीज जो है आपने देखा होगा इफ डिटर्जेंट या सोप, डिटर्जेंट या सोप और सोप यूज्ड ऑन स्टेन्स. आपने देखा होगा कि अगर आप लोग कोई हार्ड स्टेन के ऊपर, जो टर्मरिक का स्टेन है, अगर सब्जी गिर गई उसके स्टेन के ऊपर अगर आप लोग डिटर्जेंट यूज करने का ट्राई करते हैं, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, इजीली साफ नहीं होता है. तो वो टर्मरिक एज एन इंडिकेटर है. टर्मरिक ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने उसे बेसिक मीडियम दिया. मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि सोपी होती हैं बेसिक चीजें, तो ये आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा रिलेटेबल है. अब आता है रेड कैबेज जूस. रेड कैबेज जूस ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है, पर्पल से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है इन एसिडिक मीडियम. ज्यादातर चीजें जो होती हैं यहाँ पर आप देखेंगे बहुत जगह आपको रेड चेंज देखने को मिलेगा, है ना. तो रेड इज अ साइन ऑफ डेंजर, एंड एसिड्स आर आल्सो डेंजरस फॉर अस सिंस दे आर वेरी कोरोसिव. वो जिस भी चीज के कांटेक्ट में आते हैं उसके ऊपर कोरोजन कॉज करते हैं. तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि बहुत जगह पर रेड कलर का प्रेजेंस ये दिखाता है कि एसिड प्रेजेंट है. चलिए अब देखते हैं कि रेड कैबेज जूस पर्पल कलर से ग्रीनिश येलोइश ग्रीन कलर में चला जाता है बेसिक मीडियम के अंदर, मतलब हल्का सा येलो ग्रीन टेंट आने लगता है. फिनोल्फथलीन इज अ कलरलेस लिक्विड. फिनोल्फथलीन पानी की तरह दिखता है, कलर नहीं होता कोई फिनोल्फथलीन का अपना, लेकिन बेसिक मीडियम में जाने पर ये पिंक हो जाता है, एक बेबी पिंक कलर दिखाई देता है आपको, एंड एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है. मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड कलर का होता है, एंड बेसिक मीडियम में येलो कलर का होता है. ओरिजिनली जैसा नाम से समझ आता है, इट इज ऑफ ऑरेंज कलर. अब बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की. तो सबसे पहले अनियन, वनीला, क्लोव ऑयल, तीनों ही अपने एसिडिक मीडियम के अंदर स्मेल को रिटेन करते हैं, यानी इनकी जो अपनी स्मेल है, वनीला की जो अपनी स्मेल है, अनियन की जो अपनी स्मेल है, वही आती है, स्मेल को कुछ नहीं होता. जो अनियन होता है वो बेसिक मीडियम के अंदर उसकी स्मेल फेड करना स्टार्ट कर देती है. याद रखिएगा, फेड करने का मतलब कम होना होता है, गायब हो जाना नहीं. लेकिन ऑन दी अदर हैंड वनीला एंड क्लोव ऑयल की जो स्मेल होती है वो पूरी तरीके से डिमिनिश हो जाती है, गायब हो जाती है. स्मेल वैनिशेस, आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है बेसिक मीडियम के अंदर. यहाँ पर एक डू यू नो भी दिया हुआ है. लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई which is extracted from lichens, a plant, एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट होती है, a plant belonging to the division, and ये कुछ नाम है, and is commonly used as an indicator. तो चलिए ये आप लोग पढ़ सकते हैं, आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया गया है. अब बात करते हैं हमारी एक्टिविटी 2.2 की. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ प्रोसेस लिखा हुआ है अनियन से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बनाने का, एंड कमेंट कीजिए कि आपने ऊपर पढ़ा है कि क्या क्या चेंजेस एसिडिक एंड बेसिक मीडियम के अंदर होते हैं. तो जब आप लोग इसे NaOH एंड HCl के साथ टेस्ट करेंगे तो क्या चेंजेस हमें ऑब्जर्व होंगे, क्या चेंजेस हमें सेंस होंगे स्मेल की टर्म्स में, ये आप लोग कमेंट्स के अंदर हमें बताइए. चलिए चलते हैं आगे. अब हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है जो कि एग्जाम्स के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स. तो सबसे पहले जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स.
सो जो स्टैंडर्ड रिएक्शन होती है वो कुछ ऐसी दिखती है कि एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट किया, कोई सॉल्ट दिया एंड साथ में हाइड्रोजन गैस भी दी। इसको हम लोग जनरली ऐसे दिखाते हैं H2 एंड गैस का ऊपर निकल जाना, गैस का बाहर निकल जाना रिएक्शन कंटेनर से, वो हम लोग इस अपवर्ड पॉइंटिंग एरो से दिखाते हैं। आइए अब इस एक्टिविटी को देखते हैं। सो जो एक्टिविटी कह रही है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, कॉशन बिकॉज यू विल बी वर्किंग विद एसिड। So set the apparatus as shown. Take about 5 ml of dilute sulfuric acid and add a few pieces of zinc granules to it. तो हम लोग dilute sulfuric acid ले रहे हैं और उसके अंदर हम लोग zinc के granules डाल रहे हैं. What do you observe on the surface of zinc granules? Pass the gas being evolved through a soap solution via the bubbles formed in the soap solution. Take a burning candle near the mouth of the test tube. एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है। सो जो एसिड है हमारा दैट इज H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट इज डाइल्यूटेड एंड हमने इसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं यानी कि जिंक डाला है। ये जब रिएक्ट करेंगे सो दीज विल फॉर्म जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर एवोल्यूशन होगा। सो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बाहर निकल रही है, जिंक जो है यहाँ पर सॉलिड फॉर्मेट में है, ठीक है। And then zinc sulfate, this is in aqueous format, this is a gas and this is an aqueous solution। चलिए अब ये जान लेते हैं कि यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक कैंडल हमें पास में लानी है, कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। तो क्या होगा? सो देखिए हाइड्रोजन का कंफर्मेटरी टेस्ट, ये टेस्ट जो हमें बताए कि हाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो ये होता है कि अगर आप कोई भी फ्लेम, एक कैंडल की फ्लेम को पास में लाएं उस बबल के, तो एक पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन का कंबशन होता है, हाइड्रोजन कंबस्ट करती है उस फ्लेम की वजह से एंड एक पॉप साउंड कंफर्म करता है कि हाँ वो गैस हाइड्रोजन ही है। तो जब हम लोग पास में लाएंगे तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? सो द ऑब्जर्वेशन वुड बी अ पॉप साउंड इज हर्ड, अ पॉप साउंड इज हर्ड। अब ये पूछ रहा है क्या बाकी एसिड्स भी यही रिएक्शन देंगे? हाँ जी बिल्कुल देंगे, लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखिए कि जब आप लोग किसी वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगी उसका अमाउंट डेफिनेटली कम होगा, इसलिए आपको जो बबल्स दिखेंगे बबल्स का अमाउंट भी कम हो जाएगा कंपेयर टू एनी स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। ये थोड़ी सी अलग सी रिएक्शन है जिसमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, वरना बाकी सारी जो भी रिएक्शंस हैं हम जनरली 2 प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे होते हैं। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट मिलकर बनाते हैं सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से एसिड के साथ मेटल बाइकार्बोनेट्स मिलकर बनाते हैं सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों की रिएक्शन बहुत ज्यादा सिमिलर दिखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्शन कराई गई है एंड सेम प्रोडक्ट्स ही ऑब्टेन हुए हैं। जो डिफरेंस है वो सिर्फ बैलेंसिंग का है एंड ऑफ कोर्स ये है कि एक में कार्बोनेट यूज हुआ एंड एक में बाइकार्बोनेट यूज हुआ है। तो जो कार्बोनेट्स होते हैं इट इज बेसिकली CO3 2 नेगेटिव इज द कार्बोनेट आयन। तो जो भी कोई सॉल्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, XCO3 सपोज, अगर इसकी वैलेंसी +2 है तो। बट चलिए हम अभी इसके ऊपर नहीं जा रहे, मैं आपको कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन बताना चाह रहा हूं एंड बाइकार्बोनेट आयन इज HCO3 नेगेटिव। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सॉल्ट है दिस इज NaHCO3 एंड नॉट Na2HCO3 बिकॉज यहाँ पर चार्ज सिर्फ -1 का ही है। चलिए देखते हैं रिएक्शन क्या हो रही है। सो Na2CO3 रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ HCl एंड गिव्स सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा सॉल्ट है। सो दिस इज द सॉल्ट एंड यहाँ पे हमें पानी मिला है एंड यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, CO2 मिली है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर निकल जाएगी, तो इसे हम लोग एक अपवर्ड पॉइंटिंग एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों ही केसेस में। यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी हुई है, इट सेज टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A and B, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब A एंड 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा एक और बात, ये जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं इन्हें हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या चीज हो गई है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। Add about 2 ml of dilute HCl to both the test tubes, what do you observe? तो हम लोग ये देखते हैं कि दोनों में ही CO2 गैस का एवोल्यूशन हुआ है। अब इसे टेस्ट कैसे करेंगे? ऊपर हमने पॉप साउंड पढ़ा कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है, तो ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी कोई टेस्ट होना चाहिए ना, तो होता है। द टेस्ट इज लाइम वाटर टेस्ट।
तो हमने पढ़ा था कि इसे स्लेक्ड लाइम कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, राइट। तो इसके सोल्यूशन को, इसके एक्वस सोल्यूशन को लाइम वाटर कहा जाता है। सो लाइम वाटर इज नथिंग बट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस। इसे ही हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए। कैसे? हम लोग इसके सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो रिएक्शन होती है एंड फॉर्मेशन होता है CaCO3 प्लस H2O का। नाउ दिस गिव्स अ व्हाइट PPT एंड दिस इज नोन एज मिल्कीनेस। जो व्हाइट PPT होता है ना, ये बहुत ही कम सॉल्युबल होता है एंड ये फ्लोट करने लगता है कोलॉइडल सोल्यूशन की तरह। तो इसे हम लोग कहते हैं कि मिल्कीनेस अपीयर हो गई है। एंड जब हम लोग एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहेंगे, तो और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पे, यहाँ पे एक्सेस लिख देते हैं, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पे क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, विच इज सॉल्युबल इन वाटर। सो दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। तो हम लोग कहते हैं कि जो मिल्कीनेस है दैट डिसअपीयर्स इन दिस स्टेप, मिल्कीनेस डिसअपीयर्स, मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। चलिए, ये तो हो गया लाइम वाटर टेस्ट। एंड इन सभी कंपाउंड्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलिए चलते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ। सो द थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड्स। तो जो जनरल रिएक्शन होती है हम लोग जो देखते आ रहे हैं, दैट इज मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड से, फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, इट सेज टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring. Note the color of the solution, what has happened to the copper oxide. तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे होता है ये। So यहाँ पर जो रिएक्शन हमें दी है, दिस इज कॉपर 2 ऑक्साइड, राइट। मैंने आपको पिछली वीडियो में यही बताया था कि कॉपर जो होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो कॉपर के सॉल्ट्स में ब्रैकेट में ये जरूर लिखेगा कि वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग पूरा लिखेंगे कॉपर 2 ऑक्साइड एंड दिस इज कॉपर 2 क्लोराइड जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। सो दिस इज कॉपर 2 क्लोराइड, राइट। तो अब यहां पर समझते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है। सो जो सॉल्यूशन था वो ब्लू ग्रीन टर्न हो जाता है। सबसे पहले बात समझिए कि ये जो कॉपर क्लोराइड होता है ना, इसका अपना जो कलर होता है दैट इज ब्लू ग्रीन। तो द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ग्रीन, ये हमें चेंज ऑब्जर्व होता है। एंड ये क्यों होता है? कॉपर 2 क्लोराइड की फॉर्मेशन की वजह से होता है। एंड कॉपर ऑक्साइड हम लोग कहते हैं डिसॉल्व हो गई बिकॉज दिस इज एन एक्वस सॉल्यूशन। ये जो होता है कॉपर 2 ऑक्साइड, ये पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं होता है, ये आपका सेटल्ड रहता है, एक सॉलिड की तरह, है ना। यहाँ पर देखिए जो स्टेट लिखा है दैट इज ऑल्सो सॉलिड whereas दिस इज एक्वस। तो हम लोग कहते हैं कि कॉपर ऑक्साइड गायब हो रहा है, ऐसा हमें दिखता है। चलिए अब आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। तो जैसे वहां पर था कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है, यहां पर भी सेम है। तो मेटल रिएक्ट्स विद अ बेस एंड फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहां पर भी हम लोग उसी तरह से लिखते हैं कि हाइड्रोजन गैस इस तरह से लिबरेट हुई है विद एन अपवर्ड पॉइंटिंग एरो। सो एक्टिविटी 2.4 कहती है प्लेस फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब and then add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents। चलिए, तो यही हमें रिएक्शन दी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी तक आपको इन सब नेम से फेमिलियर हो जाना चाहिए। दिस इज जिंक एंड देन ये कुछ नया कंपाउंड है ना, मैं इसे दूसरे कलर से लिखता हूं, दिस इज सोडियम जिंकेट, दिस इज सोडियम जिंकेट। यहां पर आप लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते थे, तो जो प्रोडक्ट बनता दैट वुड बी सोडियम एल्यूमिनेट, है ना। चलिए अभी फिलहाल के लिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस साथ में लिबरेट हुई है। तो ये रिएक्शन है जो आप सभी को ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ बेसिस पढ़ते हैं विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होती है ना, मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होती हैं, इसलिए वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं। एसिड और एसिड की आपस में कोई रिएक्शन नहीं होती एंड हेंस वो सिर्फ मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ ही रिएक्ट करते हैं जिनका नेचर बेसिक होता है। बेस बेस के साथ आपस में नहीं रिएक्ट करेंगे, इसलिए वो सिर्फ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करेंगे जिनका नेचर एसिडिक होता है।
तो ये बात भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं कि दीज आर एसिडिक इन नेचर, दीज आर एसिडिक इन नेचर। जो जनरल रिएक्शन है दैट इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बेस के साथ एंड फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। आई एम सॉरी अबाउट दैट। एंड यहाँ पर जो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। इसी की तरह सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो यहाँ पर फॉर्म करेगा सोडियम सल्फाइट एंड वाटर। इसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो फॉर्म करेगा पोटेशियम सल्फेट। तो यहां पर मैं इनके नाम लिख देता हूं। सो दिस इज पोटेशियम सल्फेट एंड देन दिस इज सोडियम सल्फाइट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हमारी अगली रिएक्शन की तरफ, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन बोला जा रहा है? बिकॉज एसिड जो कि एसिडिक नेचर का था, बेस जो कि बेसिक नेचर का था, अब हम उन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड्स और बेस की आपस में रिएक्शन। तो जब ये रिएक्शन होती है हम लोग कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। जो एक्टिविटी दी है दैट इज टेक 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। अब याद करिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फेनोफ्थलीन बेसिक मीडियम के अंदर पिंक कलर शो करता है, ये हमने ऊपर पढ़ा है। तो NaOH के सॉल्यूशन के अंदर हमने जब फेनोफ्थलीन लिया, पीएच लिया, एक्चुअली मैं इसे ऐसे नहीं लिखता, मैं इसे कैपिटल पीएच लिखता हूं वरना आगे पीएच में कंफ्यूजन होगा। फेनोफ्थलीन लिया तो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा एंड देन वी आर स्लोली एडिंग dilute HCl solution to the above solution drop by drop। is there any color change? तो हम लोग ये देखेंगे कि जब इसमें HCl ऐड किया जा रहा है तो फॉर्मेशन होगा NaCl प्लस वाटर का। यही रिएक्शन यहाँ नीचे भी दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। एंड अब क्योंकि जो मीडियम है वो बेसिक नहीं रहा, अब मीडियम न्यूट्रल हो चुका है, आपने एसिड को मिला दिया है बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिया है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, तो फेनोफ्थलीन जो है वो फिर से कलरलेस हो जाएगा। तो पीएच टर्न्स कलरलेस। इस बात को ध्यान रखिएगा इस एक्टिविटी का प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब। ऑलराइट, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट सेज why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? चलिए समझते हैं। तो देखिए, जो कर्ड और बाकी के सार सब्सटेंसेस होते हैं, हमने पढ़ा था कि इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक चीजें सार इन टेस्ट होती हैं, खट्टी होती हैं। जो कॉपर और ब्रास के वेसल्स होते हैं ये कोरोजन होने पर एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, सॉरी बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक इन नेचर होती हैं। ये आपस में रिएक्ट करके टॉक्सिक सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं एंड इन टॉक्सिक सॉल्ट्स के इंजेक्शन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस वजह से हमें कभी भी कर्ड और बाकी के सारे सब्सटेंसेस को ब्रास या कॉपर वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? तो ये आंसर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। So जो गैस जिसकी बात हो रही है that is हाइड्रोजन। H2 गैस हमने देखा है इन रिएक्शंस के अंदर लिबरेट होती है। ऊपर हमने ये रिएक्शन काफी बार देखी है। अगर एग्जाम्पल लिखें दैट वुड बी जिंक रिएक्ट कर रहा है हमारा HCl के साथ एंड फॉर्म कर रहा है ZnCl2 प्लस H2 गैस। एंड हमने पढ़ा था कि जो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है दैट कैन बी डन विद अ पॉप साउंड। हम एक बर्निंग कैंडल को टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाएंगे एंड अगर एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, एफरवेसेंस का मतलब होता है जो जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स खोलते हैं तो आपने देखा होगा एक फिज होता है, गैस एकदम से रिलीज होती है और ऊपर आती है हमारी ड्रिंक्स के, राइट? दैट इज कॉल्ड एफरवेसेंस। तो एफरवेसेंस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है एफरवेसेंस वर्ड। द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सपोर्टर नहीं होती कंबशन का। ऑक्सीजन जैसे कंबशन को और ज्यादा बढ़ाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन को कम कर देती है, राइट?
सो इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, है ना, सपोर्ट नहीं करती कंबशन को। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख देता हूँ इस येलो कलर से। सो मेटल कंपाउंड ए जो है वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ताकि एफरवेसेंस प्रोड्यूस हो। अब देखिए यहाँ पर जो मेटल आया है दैट इज कैल्शियम, यानी कि मेटल कंपाउंड ए जो है वो कैल्शियम का ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड हो सकता है ए, दैट कुड बी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दोनों ही हो सकते हैं। एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा। सो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट दोनों ही यहाँ पर पॉसिबिलिटी है होने की। आइए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। हमने अभी तक पढ़ा कि एसिड्स और बेसिस क्या डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं एंड उनकी क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। बट क्या इसका मतलब ये है कि एसिड्स और बेसिस में कुछ भी कॉमन नहीं होता? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसिड्स और बेसिस में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी होती है ऑन द पॉइंट ऑफ आयनाइजेशन। हम लोग समझते हैं कि कैसे आयनाइजेशन दोनों में एक सिमिलैरिटी को जन्म देता है। व्हाट डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन? एसिड्स एंड बेसिस आयनाइज, दैट इज डिसोसिएट इनटू आयंस। जैसे ही आप लोग पानी में डालते हैं एसिड्स एंड बेसिस को तो वो डिसोसिएट करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई भी एसिड है HX टाइप का, so that dissociates into H plus and X minus। ये एक aqueous solution के अंदर ही होता है, ये सिर्फ अकेले एसिड में नहीं होता। अगर एक एसिड रखा हुआ है कंटेनर में, इसलिए लिखा है इन aqueous medium एंड मेक द सॉल्यूशन कंडक्टिव। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स या आयंस के कंडक्शन की वजह से होती है। अगर सिंपली HCl प्रेजेंट रहेगा ना तो ये कंडक्टिव नहीं होगा सॉल्यूशन, राइट। बट अगर कहीं पे H प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट है ना तो ये सॉल्यूशन हमारा कंडक्टिव होगा। ये वाला जो सॉल्यूशन है ये हमारा कंडक्टिव होगा। अकेला HCl का सॉल्यूशन कंडक्टिव नहीं होता है। इन्हें इसी आयंस में ब्रेक करने के लिए हम लोग एसिड्स और बेसिस को पानी में डालते हैं। Organic substances such as glucose and alcohols either don't ionize at all or show very little dissociation. Therefore, solutions of such compounds are not conductive. जो हमारे ग्लूकोज होता है जैसे कि C6H12O6, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, राइट। ये पानी में जाने पर डिसोसिएट नहीं करता है, ये एज इट इज ही रहेगा। जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल इज ऑफ द टाइप ROH, जहां पे R कोई अल्काइल चेन होती है। अल्काइल चेन मतलब कार्बन की चेन, ये हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, दिस इज एन अल्काइल चेन, राइट। तो ये डिसोसिएट बहुत ज्यादा कम करता है, राइट। RO माइनस एंड H प्लस, ये बहुत कम डिसोसिएशन होता है इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर देता हूं, इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो इससे सोल्यूशन उतना ज्यादा कंडक्टिव नहीं हो पाता कि उससे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट हो सके, राइट। अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है यही टेस्ट करने के लिए। बेसिकली इस एक्टिविटी में डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस बनाने के लिए बोला है एंड उसके बाद ये हमने एक अपैरेटस सेटअप किया है। ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये अपैरेटस जिसमें एक 6 वोल्ट की बैटरी है, एक बल्ब है, स्विच है और ये नेल्स हैं। अब अगर ये सोल्यूशन कंडक्टिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमारा यहाँ से यहाँ पर हो पाएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा एंड ये बल्ब नहीं जलेगा। सो अगर बल्ब जल रहा है, सो इफ दिस बल्ब इज ग्लोइंग, इफ द बल्ब इज ग्लोइंग, that implies that the solution is conductive. This implies that the solution is conductive. ये बात हमें समझनी होगी। एक नोट लिखा है उसे भी आइए पढ़ते हैं। नॉट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। हर वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करता है वो एसिडिक नहीं होता, ठीक है। मैंने जब आपको सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाई थी तो यही बात मेंशन करी थी कि जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, दोज आर एसिड्स, ठीक है। दोज आर एसिड्स। लिबरेट H प्लस स्पेसिफिकली, ठीक है। हाइड्रोजन गैस नहीं, H प्लस लिबरेट करते हैं वो एसिड्स होते हैं। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, जैसे कि आप लोग देखिए NaHCO3, इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन तो है ना, बट क्या ये H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है? जी नहीं, ये H प्लस आयन नहीं प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये एसिड भी नहीं है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। हर वो कंपाउंड जो एसिडिक होता है उसके अंदर हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होगा, लेकिन हर वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करता है वो एसिडिक हो ये जरूरी नहीं है। अब एक और टर्म आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड अल्कली। यहाँ पर मैं थोड़े अलग कलर से इसे लिख देता हूँ। सो दिस इज अल्कली। हमारे पास टर्म आता है बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। बेसिकली वाटर सॉल्युबल बेसिस को अल्कली कहा जाता है, वाटर सॉल्युबल बेसिस।
अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर। अब यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, activity 2.9, take about 1 gram solid NaCl in a clean dry test tube, add some concentrated sulfuric acid to it. What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? Test the gas evolved successively with dry and wet blue litmus paper. In which case does the litmus change its color? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 है, तो H2SO4 रिएक्ट करेगा हमारा NaCl के साथ, ठीक है, एंड ये फॉर्म करेगा 2HCl प्लस Na2SO4। यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए मैं 2 लगा देता हूं, तो दिस वुड बी 2NaCl एंड H2SO4 प्लस 2NaCl, राइट। ये हमारी रिएक्शन होगी जो कि हो रही होगी, ठीक है। अब देखिए, ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसने बोला है ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर से हमें टेस्ट करना है इस HCl गैस के लिए। यहाँ पर हम टेस्ट किसे करेंगे? इस HCl गैस को, जो कि यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। तो HCl गैस को जब हमने वेट लिटमस पेपर पे रखा, वेट लिटमस पे, तो ये डिसोसिएट हो जाएगी H प्लस प्लस Cl माइनस में, बिकॉज वेट मीडियम है, यानी कि वाटर प्रेजेंट है। हमने पढ़ा है कि जो एसिड्स और बेसिस हैं वो डिसोसिएट से वाटर की प्रेजेंस में करते हैं। H प्लस और Cl माइनस में ये ब्रेक होंगे एंड तभी ये जो लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ड्राई लिटमस लेते हैं, अगर HCl को हमने ड्राई लिटमस में डाला, अगर HCl को हमने ड्राई लिटमस के अंदर डाला, नो चेंजेस ऑब्जर्व्ड। हमने पढ़ा है कि ये जो डिसोसिएशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर होता है, एंड एक्वस मीडियम के अलावा अगर किसी भी मीडियम में हम टेस्ट करना चाहेंगे एसिडिक या बेसिक नेचर, तो वो टेस्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज H प्लस आयंस ही प्रेजेंट नहीं होंगे। अल्टीमेटली एसिडिक नेचर टेस्ट करने का मतलब क्या होता है? H प्लस आयंस की प्रेजेंस को टेस्ट करना। अगर H प्लस आयंस प्रोड्यूस ही नहीं हुए तो आप उनकी प्रेजेंस को टेस्ट कैसे करेंगे, राइट। चलिए, एक यहाँ पर नीचे और बात पूछी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस। सो ड्राई HCl गैस का कैरेक्टर आप नहीं बोल सकते ये वो एसिडिक होगा, बिकॉज उसके अंदर वो हाइड्रोजन H प्लस आयंस लिबरेट ही नहीं कर रहा होगा। HCl का सोल्यूशन ऑन दी अदर हैंड एसिडिक होगा, बिकॉज उसने सोल्यूशन बोला है, इसका मतलब उसमें पानी भी प्रेजेंट है एंड हेंस हमारे जो आयंस हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे। यहाँ पे एक नोट फॉर टीचर्स लिखा हुआ है। बेसिकली अगर क्लाइमेट ह्यूमिड होता है या फिर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है, तो फिर हम लोग ये रिएक्शन करते हुए एक ये गार्ड ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है, विच एक्ट्स एज अ ड्राइंग एजेंट। ये किसी भी तरह के पानी को अपने अंदर सोख लेता है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज एक्टिविटी 2.10। So we take 10 ml of water in a beaker, add few drops of concentrated H2SO4 to it and swirl the beaker slowly. Touch the base of the beaker. Is there a change in temperature? ये बात समझिए, आपको अभी 10th क्लास में तो शायद एक्टिविटी करने के लिए नहीं मिलेगी, बट जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे 11th एंड 12th के अंदर, तो वहां पर आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हुए एसिड्स को पानी के अंदर एंड वाइस वर्सा ऐड करेंगे। उल्टा तो आप नहीं ऐड करेंगे, खैर वो नहीं रिकमेंडेड होता है, बट स्टिल यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इसे ट्राई आउट करना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर कि कभी ना कभी आपके दिमाग में भी एक खुराफात आएगी। दो आई डोंट रिकमेंड इट, इट्स वेरी अनसेफ। कभी भी प्लीज ऐसी कोई चीज जो आपकी टीचर ने आपको इंस्ट्रक्ट ना करी हो केमिस्ट्री लैब में, ना करें अपनी सेफ्टी के लिए। जब हम लोग पानी के अंदर एसिड को ऐड करते हैं, सो वी हैव डन वाटर प्लस एसिड, वी सी दैट द कंटेनर becomes hot, container becomes hot. So what does this indicate? कि ये जो रिएक्शन है दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक, राइट। एनर्जी का रिलीज हुआ है, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये चीजें चैप्टर 1 में ही आपको पढ़ा दी गई थी, अगर आपको ध्यान हो ढंग से। चलिए, इसका मतलब रिएक्शन जो है दैट इज एक्सोथर्मिक। एक सेकेंड, यस, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। we say the process of dissolving an acid in water is a highly exothermic one, यानी कि बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है। To control the reaction we add acid to water with constant stirring and not vice versa. हम लोग क्या करते हैं, कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालते, बिकॉज रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, एक तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी एंड चांसेस है कि एसिड बाहर की तरफ स्प्लैश कर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे अवॉइड करने के लिए एसिड की स्प्लैशिंग और किसी भी तरह की मिसहैप को
अवॉइड करने के लिए हम लोग पानी के अंदर एसिड डालते हैं और उसे कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहते हैं, राइट, मिलाते रहते हैं ताकि जो हीट है वो डिसिपेट होते रहे एंड जो aqueous solution है वो यूनिफॉर्म बना रहे हमारा. If the opposite of above said is done, the reaction may get out of control and the acid might splash out. अब जो acids होते हैं बहुत ज्यादा corrosive होते हैं, अगर हमारी स्किन पे पड़ जाएं तो burns हो सकते हैं and possibly शायद हमारा फ्लैश भी खा ले वो acid. तो ये बहुत ही ज्यादा डरावनी सिचुएशन होती है. इसे अवॉइड करने के लिए हम लोग इसका उल्टा नहीं करते हैं, हम लोग कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालते. Mixing of acid or base with water lowers its concentration and the process is known as dilution. जब भी हम लोग पानी डालते हैं किसी एसिड या बेस के अंदर तो उसकी जो ताकत है बेसिकली वो हल्की सी कम हो जाती है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है. पहले जो काम करने के लिए शायद 2 मॉलिक्यूल लगते हैं, अब शायद वो करने के लिए 3 या 4 मॉलिक्यूल्स लगेंगे. दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन. चलिए अब आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. Why do HCl, HNO3, etc. show acidic character in aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? So because these dissociate to form H plus ions. अच्छा एक और बात, हम लोग इस चैप्टर के और पिछले चैप्टर के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लेक्चर्स लेकर आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा. इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो पीडीएफ नोट्स हैं जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर अपलोडेड मिल जाएंगे. These dissociate to form H plus ions while the others do not. हमें अपने आंसर्स को हमेशा कंसाइज रखना है, टू द पॉइंट रखना है, लेकिन कभी भी ऐसा इनफॉर्मल साउंड नहीं करना चाहिए. याद रखिए यहाँ पर मैं जो आंसर्स लिख रहा हूँ आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, आपने इन्हें प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखना है जो कि हम अपने आने वाली क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस करेंगे. Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Due to presence of ions. Due to presence of ions. एंड उनमें से एक आयन हमेशा कौन सा होगा? H प्लस, बिकॉज हम लोग एसिड की बात कर रहे हैं तो H प्लस आयन तो हमेशा होगा, राइट. Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? Due to absence of H plus ions. Due to absence of H plus ions. While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? So this is already done. ये हम लोगों ने जस्ट पिछली स्लाइड में डिस्कस करा है. How is the concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted? तो कम हो जाती है concentration, right? So the answer would be decreased. The concentration is decreased. ये हमने पिछली स्लाइड के लास्ट पॉइंट में अभी पढ़ा है. How is the concentration of hydroxide ions affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? So जब excess base dissolve होगा so hydroxide ions की concentration जो है बढ़ेगी. It increases, right? चलिए अब बात आती है पीएच स्केल की, तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. यहाँ पर आप लोग ढंग से देखिए, ये जो है ये पीएच स्केल है आपका. दिस गोज फ्रॉम 0 to 14. जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है इट इंडिकेट्स की जो सोल्यूशन है वो बेसिक होता जा रहा है, उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है एंड OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है. यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन कम है, OH माइनस की ज्यादा है. यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, OH माइनस की कंसंट्रेशन कम है. एंड 7 पर एग्जैक्टली 7 के ऊपर H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होती है. तो जैसे जैसे pH कम होता है इट शोज दैट द एसिडिक नेचर इज इंक्रीजिंग. देन 7 इज अ न्यूट्रल पॉइंट जहां पे एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बराबर होते हैं. देन 7 से आगे बढ़ते हैं तो बेसिक नेचर इज इंक्रीजिंग. चलिए तो समझते हैं थोड़ा सा कि pH स्केल है क्या. pH स्केल इज यूज्ड टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. हम लोग हमेशा pH से मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल या पावर भी कहते हैं कई जगह, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. तो ये जो P है ना दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम पोटेंस वर्ड. ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, राइट. So lower the pH, the more acidic is the solution. Lower the pH, acidic is the solution. More the pH, basic is the solution. जैसे जैसे आपका pH बढ़ रहा है solution और ज्यादा basic होता जाता है. आपका जो pH 7 होता है उसे न्यूट्रल माना जाता है. यहाँ पर आपका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर इक्वल हो जाता है, राइट. आपका जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर भी है. ओके
अब बात करते हैं दैट पीएच इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा जो पीएच का स्केल होता है वो कोलैप्स होता जाता है, यानी छोटा होता जाता है। अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो हाईएस्ट पॉइंट रह जाता है पीएच का, दैट इज अबाउट 12। जो पीएच 14 है तब वहां तक नहीं जाता, ये स्केल सिर्फ फिर 12 तक ही जाता है। हालांकि आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, मैं यहाँ पर एक स्टार लगा देता हूँ, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। पीएच पेपर को एक यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं बिकॉज ये किसी भी तरह के सोल्यूशन का नेचर बता सकता है। इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। जो आपका रेड लिटमस होता था वो सिर्फ ब्लू ही बन सकता था, राइट? अगर आपने रेड लिटमस में कोई एसिडिक चीज डाल दी तो वो रेड नहीं टर्न हो सकता ना, वो ऑलरेडी रेड है। वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि इसका नेचर एसिडिक है या न्यूट्रल है, वो आपको ये बता देगा बस कि इसका नेचर बेसिक नहीं है, राइट? तो पीएच पेपर जो है ये आपको सबका नेचर बता सकता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये कैसी येलोइश कलर की स्ट्रिप होती है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जो लोअर पीएच होता है अगर आप किसी वैसे सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपको ऐसे रेड एंड ऑरेंजिश कलर ऑब्टेन होंगे। अब जैसे जैसे आप न्यूट्रल साइड पे जाते जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह के ग्रीन कलर्स ऑब्टेन होंगे, एंड जैसे जैसे आप बेसिक साइड पर आते जाएंगे, जैसे अल्कलाइन साइड भी कहते हैं, तो आपको कुछ इस तरह के ब्लूइश और पर्पलिश कलर ऑब्टेन होंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। ये सब हम पढ़ रहे हैं बट क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है ये सब पढ़ने की, राइट? चलिए पढ़ते हैं। एसेंशियल फॉर लाइफ, पीएच इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। हम जो एनिमल्स हैं, होमोसेपियंस हैं, जो प्लांट्स हैं, वो एक बहुत ही नैरो पीएच रेंज में सर्वाइव करते हैं। ह्यूमंस जो है पर्टिकुलरली न्यूट्रल पीएच के अंदर सर्वाइव करते हैं, 7 से 7.8 वेरी स्लाइटली बेसिक पीएच के अंदर ही हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। एसिड रेन का इंपैक्ट, रेन वाटर अगर पीएच 5.6 से कम के साथ गिरे तो उसे एसिड रेन माना जाता है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में ज्योग्राफी के अंदर भी ये पढ़ा होगा कि ये पोल्यूशन की वजह से होता है। इट हार्म्स द एक्वेटिक लाइफ बाय लोअरिंग द पीएच ऑफ रिवर वाटर। जो आपका रिवर वाटर है उसके अंदर जब ये पानी मिक्स होता है तो वो एसिडिक कैरेक्टर का हो जाता है और फिर फिशेज उसमें कंफर्टेबली नहीं रह पाती हैं। सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। सो पर्टिकुलरली जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में ही ग्रो करते हैं, उनको सॉइल का एक पर्टिकुलर पीएच ही सूट करता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, कुछ होते हैं जिन्हें बेसिक सॉइल चाहिए होती है। तो प्लांट्स की अच्छे से अच्छे ग्रोथ के लिए ये भी पता होना चाहिए कि उनको कैसी सॉइल की रिक्वायरमेंट है। अब आता है डाइजेस्टिव हेल्थ। The stomach uses hydrochloric acid for digestion. Excess using during the ingestion is neutralized by antacids like milk of magnesia. ये बात समझते हैं कि एंटी एसिड्स क्या होता है। समथिंग दैट फाइट्स अगेंस्ट एसिड्स, समथिंग दैट फाइट्स अगेंस्ट एसिड्स। तो हम लोग कहते हैं ना पेट में एसिडिटी हो गई है तो हम लोग एक फटक से डाइजीन की टैबलेट खा लेते हैं, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक पर्पलिश कलर का पिंकिश पर्पलिश कलर का सब्सटेंस होता है, डाइजीन का भी कलर बिल्कुल वैसा ही होता है, दैट इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये हमारी जो एसिडिटी की कंडीशन होती है उसे न्यूट्रलाइज करता है। टूथ डिके प्रिवेंशन, टूथ एनामल स्टार्ट्स कोरोडिंग बिलो पीएच 5.5। हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं आपने उसमें देखा होगा कि बहुत जगह लिखा होता है फ्लोराइड इंड्यूस्ड टूथपेस्ट, है ना, फ्लोरीन वाला टूथपेस्ट। तो फ्लोरीन जो होता है दैट इज बेसिक इन नेचर। तो बेसिक टूथपेस्ट क्या करता है कि माउथ में जो बैक्टीरिया ने एसिड्स प्रोड्यूस कर दिए उन्हें न्यूट्रलाइज करता है ताकि टूथ एनामल डीके ना करे। कुछ और इंपॉर्टेंस भी समझते हैं। Natural defenses, bee stings contain acid, apply a mild base, neutralizes and reduces pain. So जब भी मधुमक्खी डंक मारती है या फिर चींटी काटती है तो वो एसिड्स रिलीज करती हैं बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर, राइट? कोई भी माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा यूज करने से उसके ऊपर हमारा जो पेन है वो कम हो जाता है बिकॉज एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज होने लगता है। एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, लाइफ इज अनलाइकली ऑन प्लैनेट्स लाइक वीनस ड्यू टू हाईली एसिडिक एनवायरमेंट्स। जो वीनस है ना उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स होते हैं, H2SO4 के क्लाउड्स होते हैं। हमने अभी पढ़ा कि जो लाइफ है दैट इज वेरी सेंसिटिव टू पीएच। हम लोग एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में ही सर्वाइव करते हैं व्हिच इज वेरी नैरो। अगर आप लोग देखें तो ये सिर्फ 0.8 का ही डिफरेंस है। हम लोग इससे ज्यादा डिफरेंस में, हम लोग इससे ज्यादा पीएच या इससे कम पीएच में सर्वाइव नहीं कर सकते। चलिए समझते हैं आगे, लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस। So you have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? So हमने पढ़ा है कि जितना pH कम होता है उतना हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, यानी कि A में कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड B में कंसंट्रेशन कम है। Which one of this is acidic? तो ऑफ कोर्स A में क्योंकि H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है so A is acidic and B is basic. What effect does the concentration of H plus ions have on the nature of solution?
सो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होती है तो सोल्यूशन एसिडिक होता है, एंड H प्लस की कंसंट्रेशन अगर कम होती है तो सोल्यूशन बेसिक होता है। एंड अगर H प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस के बराबर हो जाए तो फिर सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। अच्छा, ये कम ज्यादा की जो बात हो रही है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होती है या ज्यादा होती है, तो ये OH माइनस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, राइट? ये भी बात याद रखिएगा। Do basic solutions also have H plus ions? If yes, then why are these basic? Of course they have H plus ions. Yes, they have H plus ions. आपका जो NaOH का अगर aqueous solution है तो उसके अंदर पानी भी तो है ना, पानी भी डिसोसिएट करेगा H plus के अंदर, तो H plus के आयंस तो हैं, बट वो बेसिक इसलिए है बिकॉज OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा है H प्लस की कंसंट्रेशन से। इट इज लाइक ओवर पावरिंग समवन, राइट? आप क्योंकि OH माइनस जो है वो ज्यादा है H प्लस से, इसलिए वो इन्हें ओवर पावर कर देते हैं। Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his fields with quicklime or slag lime or chalk calcium carbonate? Of course, अगर उसे अपनी soil basic बनानी है to grow plants that prefer basic soil, उन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो सॉइल में ऐसे सब्सटेंसेस डालेंगे जिनसे कि सॉइल का जो नेचर है वो बदल के बेसिक हो जाए, राइट? अब आता है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्ट्स। इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं मेरे हिसाब से। प्रीवियस ईयर में जो ट्रेंड रहा है इस चैप्टर में से पर्टिकुलरली सॉल्ट्स के ऊपर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो फैमिली ऑफ सॉल्ट समझते हैं सबसे पहले। एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। हमें नाम से समझ आ रहा है, जैसा नाम वैसा काम। जिन सॉल्ट्स का नेचर एसिडिक होगा वो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स का नेचर बेसिक होता है, एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स का नेचर न्यूट्रल होता है। Acidic salts क्या होते हैं? Salt having their anion from a stronger acid and cation from a weak base are called acidic salts. The aqueous solutions of these salts are acidic in nature. अब आइए इस बात को समझते हैं, डिकोड करते हैं थोड़ा सा इस बात को। उसने कहा salt having their anion from a strong acid, ठीक है? कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं जैसे H प्लस और Cl माइनस, इसका एनायन यानी नेगेटिव पार्ट, तो Cl माइनस यहाँ पर रहेगा। हाँ जी, तो जैसे हमारा Cl माइनस यहाँ पर एनायन आ चुका है, राइट? अब कैटायन हमें किसी वीक बेस से लाना है, जैसे NH4OH ले लेते हैं, तो NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, राइट? तो यहाँ पर जो कैटायन है ये NH4 प्लस आ जाएगा, यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो है हमारा दैट इज एन एसिडिक सॉल्ट। ये एक एसिडिक सॉल्ट बन चुका है अमोनियम क्लोराइड, राइट? दिस इज NH4। इसे मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, ये 4 नहीं लग रहा है, NH4Cl माइनस, राइट? अब ये बात समझते हैं कि एनायन ही क्यों आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से। देखिए एसिड क्या होता है, जो H प्लस रिलीज करेगा, यानी कैटायन हमेशा एसिड के अंदर H प्लस ही होगा, इसलिए एनायन आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से। सिमिलरली जो बेस है उससे कैटायन इसलिए आ रहा है बिकॉज उसका एनायन हमेशा OH नेगेटिव ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक सॉल्ट, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एसिड से हमारा एनायन आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से एसिडिक सॉल्ट होने के लिए, वैसे ही बेसिक सॉल्ट होने के लिए हमारा जो कैटायन है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस से आना चाहिए, जैसे कि CaOH होल ट्वाइस, ठीक है? एंड कोई वीक एसिड ले लेते हैं जैसे CH3COOH। इनसे जो सॉल्ट बनेगा दैट वुड बी CH3COO होल ट्वाइस Ca, which is calcium acetate. This is a basic salt because इसका जो कैटायन है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस से डराइव हुआ है। न्यूट्रल सॉल्ट, सॉल्ट्स हैविंग ईदर बोथ देयर कैटायन एंड एनायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ताकि दोनों का इफेक्ट एक दूसरे कैंसिल कर दें, या फिर दोनों के दोनों वीक एसिड वीक बेस से आए हों, तो उसे न्यूट्रल सॉल्ट कहा जाता है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दीस सॉल्ट्स आर न्यूट्रल इन नेचर। इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका pH 7 होता है। यहाँ पर जो pH है ये ग्रेटर देन 7 होता है, यहाँ पर जो pH है लेस देन 7 होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़े से। ये मैं अब मिटा देता हूँ, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए था। एसिडिक सॉल्ट्स के अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एसिडिक सॉल्ट्स के एग्जांपल हो सकते हैं हमारा NH4 होल ट्वाइस SO4, ऊपर जो मैंने लिखा था NH4 पॉजिटिव Cl माइनस, यहाँ पर CH3COO होल ट्वाइस Ca, देन देयर कुड बी हम लोग ले सकते हैं BaF2। HF भी हमारा एक वीक एसिड की तरह एक्ट करता है, यहां से मैंने इसे डिराइव किया है, इसे हम लोग
सीनियर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखिए कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है HF, दैट इज अ वीक एसिड। अब यहाँ पर एक्टिविटी 2.13 देखते हैं। सो राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। चलिए लिखते हैं। पोटेशियम सल्फेट, सो पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4, राइट। सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, देन कैल्शियम सल्फेट इज Ca2SO4। चलिए अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कैसे लिखने। यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए एंड फिर प्लीज खुद से लिखिए एंड देन क्रॉस चेक करिएगा कि आपके आंसर्स ठीक है या नहीं। मैग्नीशियम सल्फेट इज MgSO4, सॉरी कैल्शियम सल्फेट जो होगा दिस वुड बी CaSO4, नॉट Ca2SO4, दिस वुड बी CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट इज MgSO4। कॉपर सल्फेट इसने बोला नहीं है 1 या 2, तो हम लोग कॉपर 2 सल्फेट मान लेते हैं। यहां पर मैं कॉपर 2 लिख देता हूं, दिस वुड बी CuSO4। सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, देन सोडियम नाइट्रेट दैट इज NaNO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट दिस इज Na2CO3 एंड अमोनियम क्लोराइड दिस इज NH4Cl। यहां पर हमने सारे सॉल्ट्स लिख लिए हैं। अब देखते हैं आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसेस फ्रॉम व्हिच द अबव सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। यहां पर एक जो बात लिखी है इसे प्लीज ध्यान में रखिएगा कि सॉल्ट्स जिनके एनायंस और कैटायन सेम होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स को बिलोंग करते हैं। जैसे NaCl एंड Na2SO4 दोनों में जो कैटायन है दैट इज Na पॉजिटिव, राइट। यहाँ पर जो दोनों में कैटायन है ये Na पॉजिटिव है, तो इसे हम कहेंगे कि ये सोडियम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स को बिलोंग करता है, ठीक है। दिस इज सोडियम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, सोडियम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड पीएच ऑफ सॉल्ट्स के ऊपर चलते हैं। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर इनका जो नेचर है ये हमें बताइएगा सबका। यहाँ पर अभी हम थोड़े से सॉल्ट्स जो हैं उनका नेचर आपको इस एक्टिविटी के थ्रू बता देंगे, वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट हो। चलिए तो ये एक्टिविटी बेसिकली हमें ये कैटेगराइज करने के लिए कह रही है कि कौन से सॉल्ट के अंदर कौन सा एसिड यूज हुआ है एंड कौन सा बेस यूज हुआ है। हम लोग कैसे देखेंगे, हमें पता है कि जो एसिड होता है वो H+ और साथ में समथिंग होता है, राइट। तो H+ होगा तो हमेशा यहाँ से एनायन आएगा, यानी कि सॉल्ट का एनायन हमेशा एसिड से आएगा, तो उसके साथ हम लोग H+ जोड़ देंगे तो एसिड मिल जाएगा एंड जो कैटायन है उसके साथ OH- जोड़ देंगे तो बेस मिल जाएगा। तो ये हमने सीख लिया करना। अब करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो सॉल्ट है दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो क्लोराइड आयन के साथ H+ अगर जोड़ें सो दैट वुड बी HCl एंड अगर सोडियम के साथ अगर हम लोग OH जोड़ें सो दैट वुड बी NaOH। एंड हमें पता भी है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से ही सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। देन दिस पोटेशियम नाइट्रेट, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से फॉर्मेशन हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट का। कुछ आइए और अच्छे सॉल्ट्स को ट्राई करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। तो HCO3 होता है ये, HCO3 माइनस। अब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे सो इट वुड बी H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड, याद करिए मैंने आपको बताया था, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाकी आप लोग प्लीज खुद से ट्राई करिएगा एंड ये बताइएगा कि इनका नेचर कैसा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हुआ है, दिस वुड बी न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यूज हुआ है, दिस वुड बी न्यूट्रल एज वेल। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यूज हुआ है, सो दिस वुड बी बेसिक इन नेचर। बाकी के आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा अपने होमवर्क को समझकर। चलिए सॉल्ट्स, अब आते हैं सॉल्ट्स के ऊपर। सो सबसे पहला सॉल्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज सोडियम क्लोराइड। हम सबके घरों में प्रेजेंट होता है, टेबल सॉल्ट हम लोग कहते हैं NaCl। इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, इट इज वन ऑफ द मेनी सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन सी वाटर। सी वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, उन्हीं में से एक सॉल्ट हमारा NaCl भी होता है। यूजुअली माइंड फ्रॉम बेड्स फॉर्म्ड व्हेन ओशंस ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप। बायगॉन एजेस मतलब बहुत पुराना जमाना, जो जमाना चला गया वो जमाने को कहते हैं बायगॉन एजेस। तो बहुत पुराने जमाने में जहां पर कभी ओशन हुआ करता था और वो पानी आज सूख गया है, वहां पर हमें सॉल्ट बेड्स देखने को मिलते हैं, राइट। ऐसे एक प्लेन एरिया होता है, यहाँ पर बहुत सारा नमक डिपॉजिटेड होता है। हम लोग यहाँ से माइन करते हैं सॉल्ट को और उसके बाद उसे प्रोसेस करते हैं उसमें से सोडियम क्लोराइड निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ी है, आप लोग प्लीज उसे गो थ्रू करिएगा।
दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये आप लोग याद रखिएगा। एंड इसका नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों पड़ा? बिकॉज इसके अंदर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, तो Cl2 इज प्रोड्यूस एंड अल्कली दैट इज NaOH प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसका नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस पड़ा है। इट इज यूज इन डिग्रीजिंग मेटल्स। मेटल्स के ऊपर अगर ग्रीस लगी है, उस ग्रीस को हटाने के लिए हम लोग NaOH का यूज करते हैं। सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, इन सब चीजों के अंदर भी NaOH का यूज होता है। अब आइए देखते हैं कि ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो ये रहा डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। सो हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन इज नथिंग बट दिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो ब्राइन जो है दिस इज बेसिकली NaCl प्लस H2O, या फिर आप लोग कह सकते हैं NaCl बट एक्वस, राइट? दिस इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो एनोड के ऊपर हमें Cl2 गैस देखने को मिलती है। यहाँ पर Cl माइनस से Cl2 में जा रही है, तो NaCl का क्या हो रहा है? सोचकर बताइए, सोचकर बताइए। NaCl का क्या हो रहा है? -1 से 0 में जाना, ऑक्सीडेशन हो रहा है NaCl का। एंड यहाँ पर साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ये +1 से जा रहा है 0 के अंदर, है ना? ये वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो देखा है, जिन्हें ऑक्सीडेशन नंबर की समझ है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कम हो गया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, दिस इज रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पर एनोड पर Cl2 लिबरेट होती है, यहाँ पर कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरीन। यहाँ पर भी आप लोग वो वाला टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं कि बर्निंग कैंडल पास में लाएं तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के कुछ अपने यूजेस हैं, फ्यूल्स, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। क्लोरीन के कुछ अपने यूजेस हैं, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, पीवीसी के फॉर्मेशन में यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट्स, CFCs जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, हमारे रेफ्रिजरेंट्स की तरह यूज होते हैं। एंड पेस्टिसाइड्स इनमें यूज होता है। एंड देन यहाँ पर ब्राइन कंटेनिंग NaOH ये हमारा यहाँ से एग्जिट कर जाता है। ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन यहाँ पर एक्चुअली हो रही होती है। NaCl और H2O आपस में रिएक्ट कर रहा है, साथ में फॉर्म कर रहा है NaOH, एनोड के ऊपर क्लोरीन एंड हाइड्रोजन कैथोड के ऊपर। ये डायग्राम, ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये यूजेस भी प्लीज दिमाग में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आता है हमारा अगला सॉल्ट, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो याद करिए स्लेक्ड लाइम क्या होता था? स्लेक्ड लाइम वाज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेक्ड लाइम कहते थे। ये एक्चुअली यहाँ पर बहुत छोटा आ रहा है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, CaOH होल ट्वाइस, राइट? सो यूज देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। इट इज यूज इन ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसा नाम वैसा काम। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होगा? ब्लीच करना, यानी साफ करना। कोई कलर है, उस कलर को हटा देना, उसे ब्लीच करना कहते हैं। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्रीज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फिट टू ड्रिंक। चलिए देखते हैं कि इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे कैल्शियम से ये OCl जुड़ा हुआ है एंड एक अकेला Cl जुड़ा हुआ है, बट इसे हम लोग लिखते हुए CaOCl2 लिखते हैं। प्रोड्यूस कैसे होता है? ये रहा हमारा स्लेक्ड लाइम, हमारा स्लेक्ड लाइम। इसके ऊपर क्लोरीन गैस का एक्शन हुआ तो CaOCl2 एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। आई एम सॉरी, यहाँ पर ये जो है थोड़ी सी एरर है ब्रैकेट के अंदर, इसे प्लीज करेक्ट कर लीजिए। ये इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसे लिखने का तरीका है CaOCl2। दो क्लोरीन है, ये पूरे के पूरे दो ग्रुप्स नहीं है, राइट? आइए तो जो हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है उसे देखते हैं, विच इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज नथिंग बट द फैंसी नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखते हैं, यही लिखा है, इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। कोरोजन नहीं कॉज करता है, बट स्टिल इट इज बेसिक इन नेचर, माइल्डली बेसिक, यानी इसका pH 9 से 10 के आसपास होगा। इट इज यूज्ड इन मेकिंग क्रिस्पी टेस्टी पकौड़ास। देखते हैं अभी कैसे यूज होता है क्रिस्पी टेस्टी पकौड़ास बनाने में। एंड ये स्टेटमेंट ना केस स्टडीज के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है, तो वहां पे अगर कभी आपको लिखा दिखेगी कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ये कर रहा है, दैट इज डेफिनेटली बेकिंग सोडा। इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स एज एन एंटी एसिड, यानी वही एसिडिटी को फाइट करने के लिए, फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। अब देखते हैं कि कैसे क्रिस्पी टेस्टी पकौड़ास बनते हैं। तो जब आपने हीट करा, आप ऑब्वियसली जब पकाएंगे तेल में डालेंगे, हीट करेंगे बेकिंग सोडा को, तो ये फॉर्म करेगा सोडियम कार्बोनेट, साथ ही में पानी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये चीजों को फ्लफी बना देती है। ये जैसे ही आपके पकौड़ास के अंदर भरना स्टार्ट होगी तो ये उन्हें फ्लफी बना देगी एंड दे मेक इट क्रिस्पी, राइट? अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, NaCl यानी टेबल सॉल्ट, हमारा जो सोडियम क्लोराइड है, उसको रिएक्ट कराते हैं H2O के साथ।
CO2 के साथ एंड अमोनिया गैस के साथ। दिस इज अमोनिया, इस गैस का नाम है अमोनिया गैस। ये फॉर्म करता है अमोनियम क्लोराइड एंड साथ ही में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज आर बेकिंग सोडा। अब देखते हैं कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। हमने ऊपर देखा था कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर यूज होता है, तो देखे तो सही कैसे बनता है। तो हम लोग बेकिंग सोडा लेते हैं, साथ में कोई भी एसिडिक मीडियम लेते हैं, कोई एसिड लेते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं, बेकिंग सोडा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग पाउडर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड एन एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। कोई एडिबल एसिड लेते हैं जैसे सिट्रिक एसिड जो नींबू में होता है, या टार्टरिक एसिड, एंड उसको जब कंबाइन किया जाता है बेकिंग सोडा के साथ तो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स ब्रेड्स, केक्स स्पंजी एंड फ्लफी। तो ये इसका यूज है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, राइट। इसका जो नाम है ये मैं लिख देता हूं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका पूरा नाम है। तो दिस इज प्रिपेयर्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइज करने का मतलब होता है कि सोडियम कार्बोनेट के अंदर आपने पानी डाला, उसे सेटल होने दिया एंड उसके साथ फिर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ जाता है। ये डॉट करके जो भी लिखा होता है, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। It is used in glass, soap and paper industries, manufacture of sodium compounds such as borax, क्लीनिंग एजेंट, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये बात समझिए कि जो वाटर होता है वो दो टाइप का होता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। आपके घरों में शायद वाटर सॉफ्टनर इंस्टॉल्ड होगा, अगर है तो प्लीज कमेंट डाउन करके बताइएगा। हार्ड वाटर बेसिकली वो वाटर होता है जिसके अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, इन सबके सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सबके सॉल्ट्स अगर पानी में प्रेजेंट है तो उसे हार्ड वाटर कहा जाता है। हार्ड वाटर से क्या होता है, जब आपके सोप्स और डिटर्जेंट्स हैं वो लादर अच्छे से नहीं बना पाते हैं, उनका झाग अच्छे से नहीं बनता। आपने देखा होगा अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता हो, बोरिंग का पानी आता हो, अंडरग्राउंड वाटर, तो जब आप लोग साबुन का यूज करते हैं तो एक व्हाइट लेयर फॉर्म हो जाती है सॉलिड की, दैट इज दी सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सॉल्ट जो कि आपके पानी के अंदर प्रेजेंट थे। तो क्योंकि साबुन फिर अच्छे से यूज नहीं हो पाता है, इसलिए उस पानी को सॉफ्ट किया जाता है, उसमें से वो सॉल्ट हटा के, उसी को हम लोग कहते हैं रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब देखिए एक और बात समझिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होने का ये मतलब नहीं होता है कि द सॉल्ट इज वेट, डजंट इंप्लाई दैट द सॉल्ट इज वेट, डजंट इंप्लाई दैट सॉल्ट इज वेट। ये जो पानी है ये केमिकली बॉन्डेड है इस सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये इसे गीला नहीं बना रहा है, ये क्रिस्टलाइज करने के लिए इसे यूज हुआ है। अब आइए देखते हैं, यही बात जो मैंने आपको बताई वही यहाँ पे डिटेल में लिखी है। सम सॉल्ट क्रिस्टल्स अपीयर ड्राई बट कंटेन वाटर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर ब्लू ड्यू टू दिस वाटर। यहाँ पर जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का, ये इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। हीटिंग द क्रिस्टल्स रिमूव्स वाटर, द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। अगर आप लोग CuSO4.5H2O को अगर हीट कर दें तो यहाँ पर CuSO4 प्लस 5H2O बचेगा। सो दिस वाज ब्लू एंड दिस टर्न्स कलरलेस। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर ये अब कलरलेस हो चुका है। वाटर ड्रॉपलेट्स सीन ऑन द बॉइलिंग ट्यूब वॉल्स कम फ्रॉम द क्रिस्टल्स। आप लोग जब बॉयल करेंगे तो आपको बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स बनती हुई दिखाई देंगी, वो यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। एडिंग वाटर टू द व्हाइट पाउडर रिस्टोर्स द ब्लू कलर शोइंग रिवर्सिबल हाइड्रेशन। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। आपने पानी निकाला बॉयल करने के बाद, फिर से पानी डाल के सेटल होने दिया तो वो पानी के साथ फिर से केमिकल बॉन्ड्स बनाएगा एंड ये ब्लू कलर फिर से रीअपियर हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोले तो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पर सॉल्ट यूनिट, एक सॉल्ट यूनिट के साथ 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े हुए हैं, इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। चलिए हमारा लास्ट सॉल्ट देखते हैं विच इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। The name of the salt is calcium sulfate hemihydrate. I'm sorry, यहाँ पर ये केमिकल फॉर्मूला जो है दिस इज रॉन्ग। ये केमिकल फॉर्मूला होना चाहिए CaSO4.12H2O। ठीक है, देखिए इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। सो 373 केल्विन इज नथिंग बट 100 डिग्री C। Also called plaster of Paris, this is used for supporting bones in the right position। खुदा ना खास्ता अगर आपने देखा हो कभी किसी की हड्डी टूट जाती है तो जो डॉक्टर है वो प्लास्टर चढ़ा के देते हैं, तो वो यही POP होता है। बाकी POP का यूज फॉल्स सीलिंग वगैरह बनाने में भी किया जाता है आपके घरों में। ये जो कंपाउंड है कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट, सो दिस इज नोन एज जिप्सम।
दिस इज नोन एज जिप्सम। जब इसे हीट किया जाता है तो ये हाफ H2O लूज कर देता है एंड फॉर्म करता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, और साथ में 1.5 H2O इसने लूज कर दिया है। अब यहाँ पर हाफ H2O का मतलब ये नहीं है कि आधा मॉलिक्यूल पानी का जुड़ा हुआ है, नो, आधा मॉलिक्यूल जैसा कुछ नहीं होता दुनिया के अंदर। इसका मतलब ये है दैट फॉर एवरी 2 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट 1 यूनिट वाटर, 1 यूनिट H2O, 1 यूनिट वाटर मॉलिक्यूल इज यूज्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन। इसका ये मतलब होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके होमवर्क रहेंगे, इन्हें प्लीज प्लीज सॉल्व करिएगा। एंड अगर आपको इनमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो हमारी फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज आएगी उसमें मैं ये वाले क्वेश्चंस भी जरूर टेकअप करूंगा, तो इसे प्लीज देखिएगा उस वीडियो को। एंड उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिए। बाकी इस लेक्चर में इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस वाज स्वर्णम पांडे साइनिंग ऑफ, बाय बाय।